हेलो थर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमेशा की तरह जो हमारा इतिहास मैराथन चल रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास मैराथन चल रहा है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम जो पहले वाला हमने जहाँ पे बंद किया था 1857 की क्रांति के परिणाम और स्वरूप के बारे में हमने पढ़ा था। अभी आज हम 1857 क्रांति का जो चैप्टर है वो पूरा करने की कगार पे हैं। हम उसको आज पूरा कर देंगे, उसके बाद हम आगे वाले सेक्शन में चलने वाले हैं। 1857 की क्रांति का आज जो हम चैप्टर ले गए, टॉपिक ले गए हैं, वो 1857 की क्रांति आखिरकार असफल क्यों हुई थी। इसका मतलब टॉपिक क्या है? 1857 की क्रांति की असफलता। यानी कि 1857 की क्रांति आखिर असफल क्यों हुई थी? क्यों इस भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके विरुद्ध हमारे भारतीय लोग, हमारे ही लोग और हमारी ही भूमि, हमारा ही क्षेत्र, उसके अंदर जो अपने हक की लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया था, इनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उनके विरुद्ध जो यहाँ के लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया था, क्या ये असफल हुआ था? क्या ये सफल हुआ था? लेकिन आखिरकार जब हम उसके कारण, परिणाम और स्वरूपों का अध्ययन किया था, उसके मुताबिक उनका अध्ययन करते हुए जब हम आगे निष्कर्ष निकला तो पता चला कि ये 1857 की क्रांति है वो असफल हो गई थी। आखिरकार ये क्या कारण था 1857 की क्रांति की असफलता का? इसका अध्ययन हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। देखिए, 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार थे। जो ये घटना एक पूरे भारत के अंदर एक व्यापक स्तर पर ये उपद्रव शुरू हुआ था, उसके पीछे बहुत बड़े जो कारक थे वो विद्यमान थे, लेकिन ये असफल हुई थी। लास्ट में क्यों हुई थी असफल, उनको हम एक एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले। एक एक टॉपिक पे हम गौर से डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिनके कारण 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। नंबर 1 टॉपिक आएगा, वो है कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। कुशल एवं योग्य नेतृत्व का अभाव। अब इसको हम एग्जाम्पल के आधार पर समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि कुशल नेतृत्व क्यों नहीं था कि कुशल और योग्य नेतृत्व, क्या कारण था? देखिए, कुशल नेतृत्व का मतलब होता है किसी भी एक संगठन को आपस में समायोजित करते हुए उनके अंदर समन्वय स्थापित करके, आपस में अंडरस्टैंडिंग स्थापित करके, और एक नेतृत्व के आधार पर, एक व्यक्ति के आदेश के आधार पर कोई आंदोलन जब खड़ा होता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। जो कि आगे हमको इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास का जो स्वतंत्रता संग्राम वाला हिंसा जब हम 20वीं शताब्दी का पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा नेतृत्व कार्य था। सब में किसी न किसी व्यक्तित्व का नेतृत्व था, जो कि कहीं सफल हुआ, कहीं असफल हुआ, लेकिन अंत में जाके सफल हुआ था। वो किसी भी आंदोलन को, आधुनिक 20वीं शताब्दी के जितने भी आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में उठाए गए थे, वो बीच में जरूर रोके गए थे, लेकिन वो भी एक नेतृत्व की दूरदर्शिता थी। कुशल नेतृत्व की जो वैसे देखा जाए वो एक विशेषता थी, वो एक गुण था, उन व्यक्तित्व के अंदर गुण था कि इनको रोका गया था। उनको क्यों रोका गया था, वो आधुनिक भारत की 20वीं शताब्दी की जो आंदोलन हम पढ़ेंगे उसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति के अंदर कोई भी नेतृत्व नहीं था। नेतृत्व का यहाँ पे क्या मतलब है कि जहां पर भी इस प्रकार की गतिविधि प्रारंभ हुई थी, जहां पर भी 1857 का विफल आंदोलन प्रारंभ हुआ था, चाहे वहां नशीराबाद हो, चाहे बैरकपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे झांसी हो, चाहे अवध हो, चाहे दिल्ली हो, हर क्षेत्र का जो 1857 की क्रांति के जो संगठन थे जिन्होंने ये आवाज उठाई थी, उसमें किसी भी प्रकार का नेतृत्व नहीं था, कुशल नेतृत्व नहीं था, योग्य नेतृत्व नहीं था। इसीलिए तो देखो, दिल्ली के अंदर जब मुगल बादशाह के पास क्रांतिकारी आए थे तो आते ही उन्होंने वो रिक्वेस्ट किया था, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर खान, उन्होंने क्या किया था, एक रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारा जो ये सम्राट की गद्दी पर बैठिए और शासन सत्ता को संभालिए।
और उसने फिर मना कर दिया, बहादुर शाह जफर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं नेतृत्व करने में असक्षम हूं। तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए, सिर्फ आपको नेतृत्व करना है, आपके सेनापति आदेश का आप आदेश दोगे बैठे बैठे, और आपके सेनापति आदेश को आगे पास करेंगे, और इस तरह से हम बहुत बड़ा एक आंदोलन उठाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में बात मान ली थी, और बख्त खान के नेतृत्व में ये काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, क्रांतिकारी को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने उसको दबा दिया था, बुरी तरह से दबाया था, दबा करके वापस दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। इसीलिए 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण जो कारण था असफल होने का, उसके अंदर कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व नहीं था जो कि आदेश दे सके और उसको आगे बढ़ा सके। ठीक, इसीलिए अब कई जगह हुआ था, लेकिन वो एकदम विद्रोहियों के हाथों में बागडोर थी। जहां पे देखा जाए तो हजरत महल है, उसके बाद अवध में देखा जाए तो हजरत महल है, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई है, कानपुर में नाना साहब हैं। ये क्या है कि अपने उद्देश्य पे दृढ़ निश्चय थे। अपने उद्देश्य का इसमें क्या था, वो पूरे राष्ट्र के बारे में, पूरे देश के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो लोग लड़ तो जरूर रहे थे। अभी ये बोलोगे कि नहीं, सब था, नेतृत्व था। महारानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व था। झांसी में जो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, उन्होंने लड़ना प्रारंभ किया था, वो एक नेतृत्व था, बिल्कुल था नेतृत्व। लेकिन वो स्थानीय नेतृत्व था, स्वहित अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए नेतृत्व था, न कि दूसरों के हित को, यानी पूरे देश के बारे में उन्होंने सोच करके एक प्रकार का संगठन स्थापित नहीं किया था। और एक संगठन को एक बराबर पैरेलल समानांतर पूरे सभी लोगों को चला करके नहीं, यह आंदोलन चलाया नहीं गया था। इसलिए कानपुर में नाना साहब, तांते टोपी, और अवध में बेगम हजरत महल, और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, तथा ऐसे बिहार के अंदर जो जगदीशपुर में देखा जाए तो कुंवर सिंह का नेतृत्व जरूर था, लेकिन ये स्थानीय नेतृत्व था, उस स्थान विशेष से संबंधित था, और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे यदि जगह जगह छोटे छोटे आंदोलन, छोटे छोटा नेतृत्वकारी आंदोलन होंगे, छोटे छोटे संगठन बनेंगे, और थोड़े थोड़े मतलब दूरी के ऊपर इस प्रकार के आंदोलन होंगे, तो निश्चित रूप से, और समय में एक साथ नहीं होंगे, एक कभी होगा, एक दूसरा कभी होगा, तीसरा कभी होगा। तो इसमें क्या ये नेतृत्व में, यानी इसमें कुशल और योग्य नेतृत्व का अभाव बिल्कुल था। इसीलिए भारत के अंदर 1857 की क्रांति का असफलता का ये एक भी महत्वपूर्ण कारण जरूर था। उसके बाद दूसरा कारण क्या था, क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ हो जाना। क्रांति का समय से पहले प्रारंभ हो जाना। देखिए 1857 में लगभग अप्रैल मार्च के आसपास, यानी फरवरी मार्च अप्रैल, इन महीनों के आसपास इन लोगों ने, हमारे जो सेना के लोग थे और हमारे जो बाहर के सिविल लोग थे, आम जनता थी, उनके अंदर कुछ बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने क्या किया था, एक चपाती और कमल का फूल छावनियों के अंदर सेनाओं के बीच बांटना प्रारंभ किया। बांटा था उन्होंने, सब जगह बांटा था, और उनके माध्यम से लोगों को वो संदेश देना चाहते थे कि हम एक नेतृत्वकारी, यानी सभी संगठित होकर के 31 मई को 1857 का दिन है ना, उस दिन हम अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, और ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि अंग्रेजों के सत्ते छुड़ा देंगे। सभी को एक साथ मिलकर करना है ये काम। बोला ठीक है। बैरकपुर वाले बोले ठीक है, मेरठ वाले बोले ठीक है, अवध वाले बोले ठीक है, राजस्थान की नशीराबाद वाले बोले ठीक है, नीमच वाले बोले ठीक है, अहुआ के ठाकुर, सभी लोगों ने बोला हाँ ठीक है भाई, हम 31 तारीख के लिए रेडी हैं एकदम। बोले तैयार हो? बोले तैयार है। तो इन बिटवीन एक बैरकपुर के अंदर जो मंगल पांडे वाली कहानी हो गई थी, जो गाय और सूअर का जो चर्बी लगे कारतूस था, उनको इस्तेमाल करने में मना कर दिया था। मना तो पहले ही कर रहे थे, उनको पता था, लेकिन मंगल पांडे ने एकदम विरोध किया था। बोला मैं इसका इस्तेमाल, इनका यूज नहीं करूंगा, मैं इस प्रकार से फायर नहीं करूंगा। और एक सेना का जो आदेश था उन्होंने मना किया था और विरोध किया था। विरोध करने के बाद उनको फांसी की सजा दी गई थी, जो अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही निर्दयतापूर्वक दमन किया गया था इस प्रकार से। लेकिन मैं बता देना चाहूंगा, इन्होंने जब प्रचार प्रसार किया कि हम 31 मई 1857 को क्या करेंगे, 1857 को हम क्रांति का बिगुल बजाएंगे, सब लोग मिलकर बजाएंगे। आप जगह जगह जहां पर भी हो अपना झंडा खड़ा कर देना और सब 31 तारीख को ही करेंगे। बोला ठीक है, 31 तारीख को करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश
ये कार्य कब शुरू हो गया था? 10 मई को हो गया था। 31 मई की जगह 31 मई 1857 की जगह ये 10 मई को ही शुरू हो गया था। 10 मई 1857 को शुरू हो गया था, इस दिन शुरू हो गया था। अब जब समय से पहले हो गया तो लोगों को पता नहीं चला। कैसे नहीं चला? क्योंकि भारतीयों के पास कोई तार या संचार की जो साधन थे उनकी कोई नियंत्रण थोड़ी था कि हम एक दूसरे को फोन कर दें, भाई देखो हम 31 तारीख को शुरू करने वाले थे, ये 10 तारीख को कर दिया। ऐसा कुछ साधन थे नहीं। और यातायात के साधनों पे भी अंग्रेजों का कब्जा था, उन पे भी अंग्रेजों का नियंत्रण था। वो क्यों यूज करने देंगे कि भागो इधर से गाड़ी उठाओ और आगे नसीराबाद वालों को बोलो कि तुम शुरू कर दो, हमने 21 दिन पहले ही शुरू कर दिया, और उधर नीमच वालों को तू जाके बोल गया। ऐसे तो किया नहीं। तो ये क्या है, 10 मई को शुरू हो गया। 10 मई के बाद जब धीरे धीरे लोगों को पता चला, एक दूसरे जो क्रांतिकारी दूसरी छावनियों के अंदर गए, बोला हमने तो कर दिया इस प्रकार का काम, बोले तुम भी करो। बोले अच्छा कर दिया, तुमने तो बोला था 31 मई को करेंगे। बोले नहीं यार पहले ही हो गया ये काम। तो फिर बाद में वहां पे हुआ, फिर वहां से क्रांतिकारी दूसरी जगह पहुंचे, वहां पे हुआ। ऐसे करते करते उनको 7-8 महीने लग गए थे। पूरे भारत के अंदर क्रांति फैलने में 7-8 महीने लग गए। जहां भी क्रांति स्टार्ट हुई उधर अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक उनका दमन किया और दबा दिया। उधर से भागे क्रांतिकारी दूसरी जगह शुरू किया, ब्रिटिश सेना पीछे उनकी, उधर जाकर के उनको भी दमन कर दिया, उनको भी दबा दिया। इस प्रकार जो समय से पहले इस प्रकार का जो क्रांति हो गया था ना, उसका अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक दमन किया और निर्दयतापूर्वक लोगों को मारा और फांसी की सजाएं दी और बुरी तरह से दबा दिया था। दूसरा कारण ये था कि समय से पहले हो जाना। कोई भी चीज जब हम कोई निर्धारित कोई चीज का प्रबंधन करके हम समय को और सबको ध्यान में रखते हुए किसी दिन कोई दिन हम निर्धारित करते हैं कि इस दिन हम कुछ कार्य करने वाले, तो निश्चित रूप से वो काम सफल होता है। लेकिन वो काम पहले ही शुरू कर देना, लोगों को पता ही नहीं कि ये काम कब शुरू हो गया, तो फिर निश्चित रूप से असफल होगा काम और लोगों को पता नहीं चलेगा, तो फिर हार का सामना जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा कारण था उसमें था भारतीय नरेशों का असहयोग। बहुत बड़ा कारण था ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भारतीय नरेशों का असहयोग। भारतीय नरेशों का असहयोग। अब आप पूरा इतिहास उठा के देखो कि 1857 की क्रांति का जो उपद्रव हुआ था उसके अंदर कौन कौन से राजा ने इन क्रांतिकारियों का साथ दिया था? किसी ने नहीं दिया था। ये भी किसी ने नहीं दिया तो कुछ लोग ऐसे भी जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई थी, एकदम चुपचाप बैठे थे, जो घटना घटित हो रही है होने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। जिसमें इस प्रकार का जो काम है, जो भारतीय नरेशों ने जो भाग नहीं दिया था, उसमें यदि देखा जाए तो राजपूत है, वो तुष्टिकरण की नीति अपनाई थी। पंजाब साइड में जो राजा महाराजा थे उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई थी। इस प्रकार भारतीय नरेशों का यदि क्रांतिकारियों को साथ सहयोग दे दिया जाता, भारतीय नरेशों के पास जो सेनाएं थी उन सेनाओं के माध्यम से इन लोगों को यदि सहयोग दे देते तो निश्चित रूप से अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। इसमें कोई दो राय नहीं था कि यदि 1857 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी इसमें भारतीय नरेश स्वयं तथा अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध मैदान में उतर जाते तो किसी भी हालत में अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स के पास कोई भी ऐसा संसाधन नहीं था जो कि इनका सामना कर सके। लेकिन इन्होंने धोखा दिया था। इन्होंने किसी भी प्रकार का अपने स्वहितों की पूर्ति के लिए, अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, अपने सुख सुविधा और ऐश और आराम के लिए इन्होंने साथ नहीं दिया था उन क्रांतिकारी वीरों का। इसलिए 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। उसमें एक बोला भी था, लॉर्ड कैनिंग ने बोला भी था कि इन राजाओं ने तूफान को कैसे रोका था? एक बाघ की तरह रोका था। आया था बहुत तूफान और ये एक बाघ की तरह सामने खड़े हो गए थे और तूफान पीछे भाग गया और आगे बढ़ने नहीं दिया। ये लॉर्ड कैनिंग ने बोला था, जो 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ का गवर्नर जनरल थे। उन्होंने बोला था, इनकी प्रशंसा की थी, इनको बाघों को नाम से संबोधित किया था, इन नरेशों को बाघों के नाम से संबोधित किया था। क्यों नहीं करेगा? पूर्ण रूप से इनको सहायता दी थी प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे लॉजिस्टिक क्षेत्र हो, चाहे आर्म्स और एमुनेशन हो, चाहे सेना हो, चाहे किसी भी प्रकार की सहायता हो, चाहे किसी भी प्रकार के संसाधन हो, सबकी इन्होंने भारतीय नरेशों ने इनको सहायता दी थी। और ऐसे बाघों की तरह ये खड़े हो गए थे क्रांतिकारियों के सामने। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवाना, क्रांतिकारियों को सजा दिलवाना, इस प्रकार के सारे इन लोगों ने काम किया था। तो फिर 1800 का वो जब क्या करेगा, जब शासक भी उन्हीं की तरफ है तो फिर जनता फिर क्या कर सकती है? तो निश्चित रूप से असफल होने वाला था। इसके बाद हमने पढ़ा था, एक जमींदारी प्रथा पढ़ी थी कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को बीच में रखा गया था
और जो भी राजस्व इकट्ठा होता था उसका 1/10 हिस्सा जमींदारों को देते थे, 1/11 हिस्सा जमींदारों को देते थे और 10/11 हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास जाता था। तो फिर आगे वो महलवाड़ी और रेतवाड़ी प्रथा आई ना, उनके अंदर जमींदारों को बाहर निकाल दिया गया था, सामंतों को वहां से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि इन लोगों ने अपना पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर लिया था। बोला कि हम डायरेक्ट किसानों से क्या करेंगे, हम राजस्व इकट्ठा कर लेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं इन जमींदारों की, इन सामंतों की जरूरत नहीं है। यदि ये काम ये शासक को भी कर देते कि ये शासक भी हमको नहीं चाहिए, इस सम्राट और राजा की हमको जरूरत नहीं है, तो निश्चित रूप से ज्यादा दिन नहीं टिक पाते अंग्रेज। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे की कड़ी को निकालना प्रारंभ किया। पहले लोगों को दमनात्मक रूप से उनको दमन किया था, बड़े अत्याचार किए थे उनके साथ, लोगों को नीचे वालों के प्रति जो कुछ वर्ग थे उनको छाप करने की कोशिश की, उनके साथ लड़ाई किया, उनको मार काट के उनको अपने क्षेत्र से हटा दिया, अपने रास्ते में आने वाले जितनी भी लोग थे ऐसे जो विरोध करने वाले थे उनको हटा दिया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते उन्होंने क्या किया, सामंतों को जमींदारों को हटाना शुरू किया। उसमें असंतोष फैल गया, उसमें असंतोष फैल गया। तो ये जो जमींदार हैं और कुछ शिक्षित वर्ग है ना, उनके साथ ये अन्याय कर रहे थे। कैसे अन्याय कर रहे थे, बोला कि आईसीएस की जो भर्ती हो रही है उनकी उम्र 21 साल कर देना, ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में लंदन नहीं जाने देना, और भारत के अंदर भी शिक्षा प्राप्ति करने के लिए विद्यालयों के अंदर कोई विशेष प्रकार के कानून लागू कर देना। तो ये लोग क्या शिक्षित वर्ग है ना, ये भी उनके सामने खड़ा हो गया था। उसके बाद व्यापारियों के साथ भी उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया था। तो फिर जमींदार, व्यापारी और शिक्षित वर्ग भी इनके विरोध में आ गया था। जमींदार, व्यापारी, शिक्षित वर्ग का सहयोग न होना, मतलब ये जो तीन था, जमींदार थे, व्यापारी थे, शिक्षित वर्ग थे, कुछ लोगों को इन्होंने अलग हटाया था लेकिन सभी को नहीं। जमींदार अपने स्वार्थ हितों की पूर्ति के लिए और व्यापारी अपने स्वार्थ हितों के लिए। अब मैं जो पहले बताया था वो थोड़ा उल्टा हो रहा है यहाँ पे, जो पहले बताया था उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आइए कि नंबर 4 पॉइंट क्या था कि ये जमींदार है ना, ये अपने हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों के साथ संबंध स्थापित किए थे। बोला कि नहीं, सबसे बड़े भगवान यही है, क्योंकि इनके पास सेना है, उनके पास शक्ति है, उनके पास राजगद्दी है। तो बोला यही है सब कुछ, जी हुजूर करते थे। तो इनको यदि ये नहीं करेंगे तो इनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो जाएंगे तो फिर इधर पता नहीं कौन सा किस प्रकार का शासन आ जाएगा, तो हमारा तो कुछ बंटने वाला है नहीं। तो जमींदारों ने साथ नहीं दिया क्रांतिकारियों का। उसके बाद व्यापारी तो साथ मिल गए थे। व्यापारी जब जहांगीर ने मुगल बादशाह जहांगीर ने यहाँ पे व्यापार करने के लिए परमिशन दे दी थी, और फिर बहादुर शाह जफर ने यहाँ पे फ्री ट्रेड का अनुमति दे दी थी। तो उस फ्री ट्रेड की आड़ में यहाँ के व्यापारी लोग भी फ्री ट्रेड करने शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि अंग्रेजों के विरुद्ध हम आ जाएंगे और इन क्रांतिकारियों में यदि साथ दे देंगे तो फिर हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। जो दो दिन दूना रात चौगुना वाला जिस प्रकार का हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ये नहीं कमा पाएंगे, तो इनका साथ मत दो, ये अंग्रेजी सही है हमारे लिए। तो व्यापारियों ने भी साथ नहीं दिया। और ये शिक्षित वर्ग था ना, इसने क्या सोचा था, ये बुद्धिजीव, ये था बुद्धिजीव, इनको पता था कि पूरी जनता के बीच आम लोग जागृत नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता के बारे में ज्ञान नहीं है। और ये अंग्रेज जो है ना, ये इनको स्थायी रूप से मानते थे कि ये यहीं के रहने वाले हैं और ये हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, ये जो चल रहा है चलने दो। तो ये रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग यहाँ पे ज्यादा हैं और इनको समझाना तत्काल समय में पॉसिबल नहीं है। तो ये शिक्षित वर्ग है ना, ये अपने हितों की पूर्ति करना कि अंग्रेजों के साथ हम अच्छे संबंध रखेंगे तो क्या होगा, अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो ये हमको नौकरी दे देंगे, अच्छा वेतन देंगे, इनकी जी हुजूर करते रहेंगे तो हमारा अच्छा काम धाम चलेगा और हम साधन संपन्न हो जाएंगे। हमको क्या करना है दुनिया से। तो ये जो क्रांतिकारी ये जो लठ उठा रखा है, इनका साथ देने से कोई फायदा है नहीं, हमारा जो रोजी रोटी बंद हो जाएगा, हमारा जो द्वार है सारे इनकम के बंद हो जाएंगे। तो शिक्षित वर्ग भी साथ नहीं दिया था। किसका? 1857 की क्रांति के अंदर जिन्होंने क्रांतिकारी वीर थे उनका साथ उन्होंने भी नहीं दिया था। उसके बाद यदि देखा जाए तो सीमित, पांचवा था सीमित संसाधन। सीमित संसाधन का मतलब क्या है? सीमित संसाधन का मतलब यह है कि भारतीय जो क्रांतिकारी थे
1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके जो क्रांतिकारी वीर थे उनके पास संसाधन नहीं थे। यातायात के संसाधनों पे, संसार के संसाधनों पे, अन्य लॉजिस्टिक संसाधनों पूरों पर ब्रिटिशर्स का क्या था, नियंत्रण था। और बचा हुआ नियंत्रण किस पे था, यहाँ के जो राजा महाराजा और जमींदार थे उनका था। तो उनके पास कोई संसाधन ही नहीं था। उनके पास जो हाथ लगा, जिन्होंने लूट की, लूट करने के बाद जो उनको हाथ लगा वही ले गए, उधर से चल दिए। यहाँ ब्रिटिशर्स की जो सेना के अंदर जो युद्ध जो तोपखाने थे वहां से आंस उठाए और एमुनेशन उठाया, गोलियां उठाई और वो चल दिया। तो उसके बाद ये गोलियां चलाते उनके पास खत्म हो गया। हथियार भी, यदि गोली नहीं है तो हथियार का क्या करेंगे, तो वो भी इनके पास संसाधन पूर्ण सीमित मात्रा में थे, बहुत ही कम संसाधन थे, जो कि समय के साथ 5-10 दिनों के अंदर उनके पास खत्म हो गए थे। तो इन समस्या का भी उनको सामना करना पड़ा, इसलिए भी वो एक असफलता का कारण माना जाता है। उसके बाद निश्चित लक्ष्य और आदर्श का 6 नंबर क्या था, निश्चित लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य तथा आदर्श का। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का यह मतलब हुआ कि हर जगह जगह ये आंदोलन खड़े हुए थे, छोटे छोटे संगठन बने हुए थे। उनका जो नेतृत्वकारी जो व्यक्ति था वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता था। तो इनका एक केंद्रीकृत लक्ष्य नहीं था, एक केंद्रीय लक्ष्य नहीं था, मतलब सभी का एक लक्ष्य हो। जैसे 1857 की क्रांति के बाद 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, तो लोग आजादी को केंद्र बिंदु में रखा था, कुछ भी करना पड़े हमको क्या चाहिए, एक लक्ष्य हमारा था, आजादी चाहिए। इस प्रकार का वहां कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं था। लोग अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे, अपने अपने क्षेत्र के लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे, स्वहित में लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे, कोई परहित का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए क्रांति असफल हो गई थी। दूसरी बात, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां 7 नंबर में आती है। अंग्रेजों की अनुकूल अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां का मतलब क्या हुआ, सारे अनुकूल ही अनुकूल है। यहाँ के राजा महाराजाओं के साथ ऐसे उन्होंने संबंध स्थापित कर रखे थे कि ये किसी भी हालत में किसी क्रांतिकारी का साथ देने वाले थे नहीं। और उनके पास एक ऐसी परिस्थिति आई थी। देखो, उससे पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले क्रीमिया और चीन के साथ इन्होंने युद्ध किया था। किसने, ब्रिटिशर्स ने युद्ध किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया था। जो यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो सैनिक थे ना, वो सैनिक वहां क्रीमिया के युद्ध में और चीन के युद्ध में उन्होंने भेजा था, और वो दोनों के दोनों युद्ध खत्म हो गए थे। अब खत्म होने के बाद जो सेना थी क्या भारत में आई थी, वापस वहां से लौट के सेना भारत में आई थी, और आते ही इन भाइयों ने 1857 के विप्लव का आगाज बिगुल बजा दिया। बजाते ही वो सैनिक थे वो सारे के सारे इनके ऊपर झोंक दिया, और इनके पास लगभग बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के पास से 3,10,000 सैनिक थे, 3,10,000 सैनिक थे। और भी उन्होंने भर्ती कर लिया था। तब तक जो सेना वहां से आए थे तो बहुत, तो वहां पे कैजुअलिटी भी हुई थी, और वापस आए तो कुछ सैनिक कम बढ़ गए, तो उन्होंने कुछ भर्तियां निकाल के लोगों को भर्ती भी कर दिया था। और इसी भर्ती करने के बाद जो सब प्रशिक्षण हो गया था, उसके बाद 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में क्या था, सेना भी थी और संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में थे। इसीलिए भारत में 1857 की क्रांति असफलता का ये भी एक कारण है। अब है अंग्रेजों व कैनिंग की कूटनीति। अंग्रेजों की कूटनीति, अंग्रेजों की कूटनीति क्या थी। अंग्रेज तो हमेशा ही फूट डालो राज करो की नीति का पालन हमेशा से करते आए हैं। ये हमेशा ही एक दूसरे धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित इनके साथ ये लोग इस प्रकार के भेदभाव किया है। और इन्होंने क्या किया था, जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले इन लोगों ने बड़ी कुटिलता से काम किया था, बड़ी चतुराई से काम किया था। यदि मराठों के साथ लड़ना है ना तो निजाम के साथ दोस्ती कर लेंगे, यदि निजाम के साथ लड़ना है ना तो उसके बाद दूसरे नवाब के साथ दोस्ती कर लेंगे, और यदि मराठों को और दबाना है ना तो फिर राजपूतों से सहायक संधि कर ली। इस प्रकार उनके पास से बड़ी कुटिलता से उन्होंने काम किया, बड़ी चतुराई से काम किया। इनकी जो कूटनीति थी वो समय पे सफल हो गई थी, इसलिए 1857 की क्रांति भी असफल हो गई थी। इस प्रकार हम 1857 की क्रांति की असफलता
क्यों हुई थी, इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पे हमने डिस्कशन किया था। अब इस पर मैं आशा करता हूं कि इनमें संपूर्ण जितने भी 8 पॉइंट हैं, ये सारे के सारे 8 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना हार्ड एंड टफ है नहीं, क्योंकि हमने 1857 की क्रांति को बड़ी गहराई से पढ़ा है, बड़ी व्यापक स्तर से पढ़ा है, पूरा पहले पृष्ठभूमि तैयार की है, उसके बाद कारण, उसके बाद परिणाम भी पढ़े हैं, स्वरूप भी पढ़ा है। ये आ गया 1857 की क्रांति, असफलता के कारण। अब मेरे अनुमान से मुझे तो ऐसा लगता है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी हमने पक्ष छोड़ा नहीं है, पूर्ण रूप से उसको कवर करते हुए पूरे पक्षों को हमने कवर किया है। और अभी आगे वाला जो वीडियो है, हमें अभी 1857 के बाद यहाँ भारत के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ वीडियो को प्रारंभ से अंत तक जरूर देखने के साथ साथ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी आप लोगों का मोटिवेशन यदि मिलता रहेगा तो मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा। मैं फिर दोबारा बता देना चाहूंगा, इस वीडियो में भी बता देना चाहूंगा, ये जितनी भी क्लासें चल रही है वो इतिहास मैराथन की फाउंडेशन क्लासें चल रही है, फाउंडेशन कक्षाएं चल रही हैं। जो व्यक्ति, जो बच्चा जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है, वो अपना फाउंडेशन यदि तैयार करना चाहता है तो इन क्लासों के माध्यम से अपना फाउंडेशन तैयार कर सकता है। और जो नई आगे जो पढ़ाई करना चाहते हैं कोई लोग, और जिसको ऐसे लग रहा है कि मैं हर क्षेत्र में पिछड़ रहा हूँ, मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो उनको से भी मेरी अनुरोध है, मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के वीडियो मेरे देखेंगे तो आपको एक नींव बनेगी, आपका फाउंडेशन तैयार होगा। उसके बाद आप बने रहिए मेरे साथ में, प्रत्येक चीज को कवर करूंगा, प्रत्येक पहलू को कवर करूंगा, प्रत्येक एस्पेक्ट को कवर करूंगा, प्रत्येक फैक्ट को कवर करूंगा, और आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। आप निश्चित रूप से रट्टा नहीं लगाओगे, आप प्रत्येक चीज को समझने का प्रयास करना साथ साथ में, और साथ साथ में बुक पढ़ते रहना। बुक सिर्फ पढ़ना एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक पढ़नी है, किसी गाइड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के मुताबिक उसी चैप्टर को साथ साथ में पढ़ते हुए फैक्ट को याद कीजिए। और साथ साथ में फिर मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब बनता है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इस क्लास को 1857 की क्रांति को हम यहीं पे विराम देना चाहते हैं, और आगे वाला नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके लिए आप तैयार रहिए, और इसको यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।